गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर के पेपर पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री इतिहास का शिक्षण शास्त्र विषय के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं इतिहास पाठ्यक्रम निर्माण के सोपान। कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनके माध्यम से हम पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। पार्ट 1। चलिए, इसके जो अलग अलग सोपान हैं वो उसमें 5 सोपानों के अंतर्गत पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। सोपान पहला, लक्ष्य एवं उद्देश्य। दूसरा, अधिगम अनुभव का चयन। अधिगम अनुभव। तीसरा, विषय वस्तु। चौथा, विषय वस्तु का संग्रह। चयन, विषय वस्तु, संग्रह। और 5वां है मूल्यांकन। इन 5 सोपानों के अंतर्गत हम किसी भी पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं, क्योंकि किसी भी पाठ्यक्रम के निर्माण के लिए सबसे ज़्यादा अनिवार्य है कि पहले तो उसका लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित हो कि अमुक विषय से, जैसे इतिहास विषय है तो इतिहास विषय के माध्यम से कौन सी लक्ष्य या उद्देश्य हमें प्राप्त होने हैं, क्या व्यवहार में परिवर्तन लाना है, बालक को क्या चीज़ हमें सिखानी है या प्रशिक्षण हमें प्रदान करना है। दूसरी बात इसके अंतर्गत आती है अधिगम अनुभव। जो अधिगम अनुभव बालक किस तरह से प्राप्त करेगा, क्योंकि यह भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि पाठ्यक्रम को जो जब स्वरूप निर्धारित किया जाता है, पाठ्यक्रम को जब रूप या आकार प्रदान किया जाता है तो उसमें अधिगम अनुभवों का स्थान सबसे अनिवार्य होता है, क्योंकि जो पाठ्यक्रम का निर्माण है वो छात्रों के लिए अधिगम के लिए किया जाता है कि छात्र कैसे क्या क्या अधिगम करेगा। तो उसमें इस अधिगम के लिए अनिवार्य सीखने, जो अधिगम करता है, जो सीखता है, उसमें अनिवार्य है कि वह अनुभव कैसे प्राप्त करेगा। इसी दृष्टिकोण से अधिगम अनुभव का चयन यहाँ पर किया जाता है, उसके बारे में विचार किया जाता है। फिर विषय वस्तु का चयन, कि उस चीज़ को, उस लक्ष्य और उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कौन सी विषय वस्तु का चयन किया जाए जिसमें इस अधिगम अनुभव को हमें प्रदान करना होगा। फिर बाद में विषय वस्तु का संग्रह, यानी कि जो विषय वस्तु हमने चयन की है उसका हम संग्रह करते हैं और फिर उसमें मूल्यांकन को स्थान दिया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि उद्देश्यों की, कि जब उद्देश्य निर्धारण की बात आती है कि पाठ्यक्रम निर्माण के लिए जो सबसे पहला सोपान है वह है उद्देश्य, लक्ष्य एवं उद्देश्य। लक्ष्य, सबसे पहला उद्देश्य जो है हमारा सोपान यही है, स्टेप हमारी यही है, क्योंकि हमें किसी भी पाठ्यक्रम का उद्देश्य निर्धारित करते समय, उसके लक्ष्य निर्धारित करते समय कुछ विशिष्ट बातें हैं उनको ध्यान में रखना अनिवार्य है, उसके बारे में हमें जानना अनिवार्य है। क्यों कि जैसे कोई भी पाठ्यक्रम, एक शिक्षक, आप कह सकते हैं कि हमें थोड़ी पाठ्यक्रम बनाना है, हम तो हमारे एक शिक्षक के रूप में कार्य करेंगे, ठीक है, कि आप शुरुआत में शिक्षक के रूप में कार्य करोगे, हो सकता है कि भविष्य में आप उस स्तर तक पहुंच जाएं कि पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए। दूसरी चीज़, आप एक शिक्षक के रूप में जब कार्य कर रहे हैं और पाठ्यक्रम निर्माण करने वाले की जो विचारधारा है उसका पता आपको कैसे चलेगा, जब तक आपको उसके प्रोसेस, जो इसके स्टेप्स हैं उसके बारे में जानकारी नहीं है। जैसे कि उद्देश्य है तो उद्देश्य क्या क्या लिए जा सकते हैं, किन किन बातों को ध्यान में रखकर उद्देश्यों का चयन किया जाता है, जब तक एक शिक्षक को ये चीज़ नहीं पता है तो विषय वस्तु में जो विषय वस्तु संग्रहित की गई है
उसको संग्रहित करना या उस स्थान पर उसे स्थान दिए जाने का क्या प्रयोजन है, क्या मंशा है, उस चीज़ को समझना कठिन हो जाएगा। और जब तक आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी तो शिक्षक बालक को वो विषय वस्तु उतने प्रभावी ढंग से नहीं पढ़ा सकेगा जितने प्रभावी ढंग से पढ़ाने या शिक्षण प्रक्रिया को संपन्न करने की अपेक्षा शिक्षक से की जाती है। इसीलिए अनिवार्य है कि हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। तो लक्ष्य और उद्देश्य की जहाँ तक बात आती है तो सबसे पहली बात, लक्ष्य और उद्देश्य के अंदर जो पहला लक्ष्य होता है या उद्देश्य होता है वह है सामाजिक। सामाजिक, क्योंकि विद्यालय समाज की एक छोटी इकाई है। समाज की समस्त आवश्यकताएं और उसकी जो कहना चाहिए कि समाज की जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति करने का कार्य, यानी कि उसे किस प्रकार के नागरिकों की आवश्यकता है, ऐसे नागरिकों का निर्माण करने का कार्य जो है वो संपूर्ण समाज मिलकर नहीं कर सकता। उसके लिए कुछ लोगों को जिम्मेदारी सौंपी जाती है और वो जिम्मेदारी जो है विद्यालय नामक एक संस्था का गठन किया जाता है और उसके अंदर कार्य करने वाले व्यक्ति नियुक्त किए जाते हैं जो समाज की इन आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं। अर्थात कि शिक्षा का स्वरूप वही निर्धारित होता है जैसे समाज की आवश्यकताएं होती हैं, उनकी पूर्ति के लिए शिक्षा अपने उत्तरदायित्व को उठाती है या अपनी जिम्मेदारी उठाती है। तो ऐसे में अनिवार्य है कि जब हम उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं तो सबसे पहली चीज़, सबसे पहली आवश्यकता है समाज की, क्योंकि हमें जो कुछ भी बालक को सिखाएंगे उसका उपयोग जाकर वो समाज में ही करेगा। अगर वह समाज के उपयोग में नहीं आने वाली है तो बालक की संपूर्ण शिक्षा व्यर्थ हो जाएगी। इसीलिए अनिवार्य है कि सामाजिक शिक्षा पर बल, सामाजिक उद्देश्यों पर बल दिया जाए कि बालक को सामाजिक जो है गुणों का या जो समाज जैसा चाहता है उसके अनुकूल पाठ्यक्रम का चयन किया जाना चाहिए। दूसरा है मानवीय अधिकार। मानवीय अधिकारों से संबंधित उद्देश्यों का निर्धारण होना चाहिए जिसमें कि मनुष्य को क्या अधिकार प्राप्त हैं उसकी जानकारी और उन अधिकारों, पहले तो अधिकार क्या प्राप्त हैं, उन अधिकारों का उपयोग उसे कैसे करना चाहिए, अपने अधिकारों का उपयोग करते समय किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए, इन सब की जानकारी एक व्यक्ति में होनी अनिवार्य है। और पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय इस उद्देश्य को ध्यान में रखा जाता है कि व्यक्ति के अधिकारों का पता उसे हो कि उसे क्या तो अधिकार प्राप्त हैं, उन अधिकारों का उपयोग उसे कैसे करना और क्या सावधानी उसे रखनी है। अगली बात जो इसके अंतर्गत आती है वह है दार्शनिक उद्देश्य। पाठ्यक्रम के अंतर्गत दार्शनिकता का होना अनिवार्य है, क्योंकि दर्शन जो कि एक बालक की चिंतनात्मक क्षमताओं का विकास करती, उसका अपना एक आदर्शात्मक मूल्यों के निर्माण में सहयोग करती। इसीलिए पाठ्यक्रम के निर्माण में जो है दार्शनिकता के उद्देश्यों को ध्यान में रखा जाता है। फिर बाद में लोकतांत्रिक दृष्टिकोण। लोकतांत्रिक दृष्टिकोण का विकास भी होना अनिवार्य है। अर्थात कि पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय इस बात को ध्यान में रखा जाए कि जो लोकतांत्रिक गुण हैं उनका पालक में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जैसे भी है विकास किया जा सके। अगली बात इसके अंतर्गत आती है सांस्कृतिक उद्देश्य। सांस्कृतिक, क्योंकि अपनी सभ्यता और संस्कृति की जानकारी बालक को होना अनिवार्य है। अर्थात कि संस्कृति का हस्तांतरण कैसे होगा जब तक बालक को उसके बारे में सही और उचित जानकारी नहीं होगी। इसीलिए पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय उसका अगला उद्देश्य यही होता है कि सांस्कृतिक जो उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति हो सके, यानी कि सांस्कृतिक हस्तांतरण का उद्देश्य उसकी पूर्ति हो सके, संस्कृति क्या है उसे वो समझ सके, सांस्कृतिक मूल्य क्या है उसे समझ सके, सांस्कृतिक मूल्यों की क्या विविधता है उसे समझ सके, उनका पालन कैसे करना, उनको नवीन जो व्यवस्था है उनके साथ तालमेल बनाकर किस तरह से परंपरागत और आधुनिक के साथ में किस तरह से समन्वय स्थापित करके और आगे लेकर जाना है। जब तक बालक को इसका प्रशिक्षण नहीं होगा बालक अपनी सभ्यता और संस्कृति की रक्षा नहीं कर सकता है। इसीलिए सांस्कृतिक
उद्देश्यों का होना अनिवार्य। फिर राष्ट्रीय उद्देश्य, राष्ट्रीय उद्देश्य, और इसी के साथ में हम कहेंगे वैश्विक उद्देश्य। सार्वभौमिक उद्देश्य, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय और वैश्विक या सार्वभौमिक उद्देश्यों का होना भी अनिवार्य है, क्योंकि व्यक्ति में वैश्विकता के गुणों का विकास होना चाहिए, व्यक्ति के अंदर राष्ट्रीयता के गुणों का विकास होना चाहिए। इसके लिए अनिवार्य कि पाठ्यक्रम की रूपरेखा इस तरह से तैयार की जाए कि बालक में उनका विकास हो सके। अगला जो है व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति, व्यक्तिगत व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति का होना भी अनिवार्य, अर्थात एक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को की प्राप्ति कैसे कर सकता है, उसकी अपनी आवश्यकताएं क्या, उनको कैसे वह प्राप्त कर सकता है, उनको पूर्ण कर सकता है। इसके लिए पाठ्यक्रम इस तरह से निर्मित किया जाए कि जिसमें कि बालक की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति संभव हो सके। उसके बाद में अभिभावकों के उद्देश्य, अभिभावकों के लिए अभिभावक क्या चाहते हैं, कैसे चाहते हैं, इससे संबंधित भी उद्देश्यों का निर्धारण होना चाहिए, क्योंकि अभिभावकों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं की भी पूर्ति वहाँ पर होनी चाहिए। इसीलिए उनको ध्यान में रखते हुए भी उद्देश्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए। आशा करती हूँ कि मेरी आज की बात समझ में आई होगी। तो आज हमने पार्ट 1 के अंतर्गत लक्ष्य एवं उद्देश्यों के बारे में जाना कि पाठ्यक्रम निर्धारण के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं, कौन कौन से होने चाहिए, या किन उद्देश्यों और लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। तो हमारा जो आज का प्रश्न है, पाठ्यक्रम निर्माण करते समय किन लक्ष्य एवं उद्देश्यों को ध्यान में रखना चाहिए। अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता होने पर घर से निकलें, घर से बाहर निकल रहे हैं तो 3 बातों का ध्यान रखें। मुंह पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।